गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे ढंग से होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आपको कह रहे हैं कि आप ये प्रैक्टिस कीजिए, उसको आप करते जा रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको जड़ पढ़ रहे हैं। हम लोग सीख क्या रहे हैं? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग कल सीखे थे। आज एप्लीकेशन सीखेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कहाँ हाइपर कंजुगेशन हुआ या नहीं हुआ। तो पहले यह बताइए, वॉइस क्लियर है कि नहीं, पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक ढंग से जा रहा है आपके साथ। तब हम लोग प्रैक्टिस के मोड में आते हैं, देन सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। रेडी? एवरीथिंग इज ऑल राइट? सब कुछ सही जा रहा है? बताना कहां पर हाइपर कंजुगेशन होगा, कहां पर नहीं होगा। वेयर हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल और नॉट। हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल। वेयर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल। ध्यान से देखना और बताना कहां पर पॉसिबल है और कैसे है। यहां पर पॉसिबल है कि नहीं, यहां देख के बताना यहां पॉसिबल है कि नहीं है। ध्यान से देखना। यहां पॉसिबल है कि नहीं। आराम से देखते चलो। कहां पॉसिबल है, कहां पॉसिबल नहीं। फटाफट। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो पहले में बताओ पॉसिबल है कि नहीं। पहला में क्या दिख रहा है? पहले में आपको दिख रहा है यह जो CH3 है, ध्यान से देखो, इसको तोड़ के देखो। CH3 और ये CH2 प्लस है, ये कार्बोकैटायन है। ये बगल वाला पोजीशन जो है ना आपका, ये वाला पोजीशन क्या है? अल्फा। क्या इसके पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं। इसकी तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और जो अल्फा कार्बन है उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए था। हाइड्रोजन तो है नहीं, इसलिए यहां पर हाइपर कंजुगेशन सोच नहीं सकते हैं। पर इस वाले केस में क्या सोचेंगे जरा देखो। यहां क्या दिख रहा है? CH3, यहां प्लस चार्ज है। अब आपको दिख क्या रहा है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बगल वाले हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ हाइपर कंजुगेशन है। और एक दो नहीं, तीन
3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 9 अल्फा हाइड्रोजन है और 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो हाइपर कंजुगेशन क्या हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन होगा कितना, 10 हो जाएगा। क्लियर। अब आप देखो पूछा यहाँ हाइपर कंजुगेशन है कि नहीं है, तो आप आराम से बता सकते, नीचे वाले में तो यहाँ आराम से बता सकते, ये अल्फा है, अल्फा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइपर कंजुगेशन अगर निकालना चाहेंगे तो 2 4 हो गया, 4 + 1 5 हो जाएंगे। और यहाँ भी देखो इस फ्री रेडिकल के बगल में यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस फ्री रेडिकल के बगल में 2 हैं, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन देखेंगे 2 + 1 कितना हो जाएंगे, 3। इसके लिए देखना चाहेंगे, डाउट कहीं पर। और यहाँ बताइए यहाँ होगा कि नहीं होगा, यहाँ होगा कि नहीं होगा। सब कुछ ठीक जा रहा है, देखो अब ये sp2 है और ये पोजीशन अल्फा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, ठीक है। और यहाँ पर 1 2 3 1 4 बॉन्ड पूरा, हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। यहाँ पूछा ये डबल बॉन्ड है, ये पोजीशन क्या है, अल्फा, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा है, यहाँ पर संभव नहीं है। ये फ्री रेडिकल है, ये पोजीशन अल्फा है, ये पोजीशन अल्फा है, 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा है, यहाँ पर तो नहीं है और यहाँ पर 2 हैं, इसलिए यहाँ पर जब हाइपर कंजुगेशन होगा तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 3। अब यहाँ पर पूछा क्या होने वाला है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के बगल में ये पोजीशन क्या है, अल्फा, और इसके पास हाइड्रोजन है, sp2 है और ये sp3 है, यानी हाइपर कंजुगेशन अगर यहाँ खोजेंगे तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2। यह पॉजिटिव चार्ज के चलते नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज के बगल में ये अल्फा हो जाता, पर इस डबल बॉन्ड के चलते होगा, इस डबल बॉन्ड के चलते यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 2 2 4 हो गए, तो हाइपर कंजुगेशन 4 + 1 कितने हो जाएंगे, 5। क्लियर है। अब इस डबल बॉन्ड के चलते खोजेंगे, यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है पर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो कैसे देखना चाहिए, समझ में आ रहा है बात, ये कल भी प्रैक्टिस किए थे, इसी तरह से हम लोग हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केस देख ले हाइपर कंजुगेशन, ब्रिज कॉन्सेप्ट है ना, क्लियर। अब ब्रिज कॉन्सेप्ट का देखते हैं। जैसे देखो अगर हमारे पास ऐसा पूछ देता, यहाँ प्लस चार्ज दे देते, PS3 है, PS3 है, यहाँ देखो H है, ये हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा ये हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तो आप क्या देखोगे, ये जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज के लिए पोजीशन अल्फा और ये पोजीशन भी क्या, अल्फा, और इस पोजीशन के पास हाइड्रोजन है क्या, तो आप कहोगे नहीं, यहाँ तो 0 हाइड्रोजन है, और यहाँ तो हाइड्रोजन है, यहाँ कंडीशन फुलफिल्ड है, कंडीशन जो है ना फुलफिल्ड है। हाइपर कंजुगेशन दिखाने के लिए क्या चाहिए, अल्फा के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन चाहिए, पर हकीकत में यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन नॉट पॉसिबल। अब पूछा क्यों नहीं पॉसिबल है, कंडीशन तो फुलफिल्ड है तो पॉसिबल क्यों नहीं है, बोले कर रहे हैं। हाइपर कंजुगेशन करने के लिए क्या करना होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्या करना होगा, नो बॉन्ड, बॉन्ड को हटाओ पहले। जैसे ही बॉन्ड को हटाओगे बाबू तो क्या दिखेगा, देखिए तो यह ऐसे दिखेगा, यहाँ प्लस चार्ज दिखेगा, ये CS3 है, ये CS3 है, और यहाँ पर H+ के रूप में निकाले, H+ के रूप में निकाले तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ये बात समझ में आ रहा है। रेजोनेंस कैसे होगा, तो आप कहिएगा सर ये क्या करेगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या देगा, इसको देगा, और जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, का गम दूर इसकी खुशी दूर। बॉन्डिंग के पीछे हाथ किसका, तो हर अनपेयर
पेयर्ड हो जाना चाहता है, हर अनपेयर्ड पेयर्ड हो जाना चाहता है। अब इस मॉलिक्यूल्स पर हम लोग विचार करते हैं, कहानी यहीं पर बेस्ड है जो बनने वाला हाइपर कंजुगेशन। जब आप देखोगे इसको, जब आप इसको देखोगे, ये देखो ये डबल बॉन्ड है, और जहां डबल बॉन्ड आएगा इस कार्बन का, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। देखो ये ना दिख रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, और sp2 को हम लोग कहते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। sp2 को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रायगोनल प्लेनर। अब इस sp2 कहते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर का शेप कैसा होता है, इस तरह से, तीनों रहना चाहेगा, कितने डिग्री पर एंगल, 120 डिग्री। ध्यान से देखो, अभी ये इस तरह से झुका हुआ है, इस तरह से नीचे की ओर है, रहना क्या चाहता है, 120 डिग्री पर। तो जब 3 पिन जोड़ा दो हमको समझ में आ जाएगा। अब भी ये जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। कहानी को समझाते, 4 पेन दो तो एकदम कहानी को समझा दे बढ़िया ढंग से। 4 पेन दो तो फटाक से, कलम, एक और दो। क्या देखो, 2 भी को ऐसे बना देंगे तो ये क्या कहलाएगा हमें, टेट्राहेड्रल। कैसे बताए थे, 2 भी को बना दो तो ये क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल। एक भी और एक भी, कैसे, यह एक ट्रायंगल बनता नजर आ रहा था, यह एक ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है, यह ये दूसरा ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है, यह और यह तीसरा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल फेस, दूसरा ट्रायंगल फेस, तीसरा ट्रायंगल फेस, यह चौथा फेस, एक ट्रायंगल फेस, दूसरा ट्रायंगल फेस, तीसरा ट्रायंगल फेस, और नीचे में ये जो फेस है ये कैसा फेस है, चौथा। तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर अभी यही चीज दिख रहा होगा, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये दिख रहा होगा इस तरह से पिरामिडल टाइप का। और ये हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है, ऊपर की ओर। हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है, ऊपर की ओर। ये पिरामिडल दिख रहा होगा। देखो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मिलाओ, ये पिरामिडल टाइप का शेप दिखता होगा, है ना। ये देख रहे हो ना, पिरामिडल दिख रहा होगा, जैसा दिखा रहे हैं वैसा दिख रहा है। और हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है, ऊपर की ओर। क्लियर है। पर जब हम यहाँ आए, हाइड्रोजन निकल गया, सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन निकल गया, निकाल दो, पकड़ो, हाइड्रोजन निकल गया। अब क्या है, ये लॉन पेयर एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, इसका खुशी दूर, इसका गम दूर, बना क्या, डबल बॉन्ड। क्या बना, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड आने से हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। sp2 कहते किसको हैं, ट्रायगोनल प्लेनर को। अब ये ट्रायगोनल प्लेनर होने के लिए क्या होगा जानते हैं, ये जो नीचे झुका हुआ चीज है, ये वाला जो बॉन्ड नीचे झुका हुआ है, ये दोनों तो अपने ही पोजीशन पर रहेगा। ध्यान से देख रहे हैं, ट्रायगोनल प्लेनर होने के लिए इसको उठाना पड़ेगा, इससे उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा, तब ना जाके ये ट्रायगोनल प्लेनर होगा। तो अगर हम इसको उठाएंगे, ऐसे जो झुका हुआ है इसको हम उठाएंगे इस तरह से, तो बॉन्ड टूट ना जाएगा। ये जानबूझ के आत्महत्या करना चाहेगा, ये ब्रिज तोड़ना चाहेगा, मरना चाहेगा। यानी यह जो पोजीशन, दिस इज कॉल्ड ब्रिज एटम। ये कैसा एटम है, ब्रिज एटम। अभी झुका हुआ था इस तरह से, ऐसे झुका हुआ था, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और जैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ये क्या होना चाहेगा, ट्रायगोनल प्लेनर। ये जो आगे झुका हुआ था कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर। जैसे ये ऊपर जाना चाहेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्लीव हो जाएगा। तो क्या ये अपना अपना बॉन्ड तोड़ना चाहेगा क्या। यहाँ कंडीशन तो फुलफिल दिख रहा है, पर हाइपर कंजुगेशन में भाग नहीं लेगा। ये बाइसाइक्लो है, और इस पोजीशन को हम लोग ब्रिज एटम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ब्रिज एटम। ब्रिज एटम के साथ कहानी है, क्लियर। तो यानी ब्रिज एटम के साथ कहानी है, क्लियर। कहानी समझ में आ रही है बात। चलिए क्या कहानी है वो लिख देते हैं। यानी कंडीशन तो यहाँ दिख रहा है, पर हाइपर कंजुगेशन संभव नहीं है, ठीक है। ब्रिज एटम कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर बड़ा जोर देते हैं हम लोग। ब्रिज एटम कॉन्सेप्ट, ये कहीं पर भी आएगा तो इस पर विचार करना है। जरूरी नहीं है कि यहीं पर आए तो विचार करना। अगर टोटल कार्बन एटम की संख्या
8 या 8 से कम हो, 8 या 8 से कम हो, किसमें? बाइसाइक्लो सिस्टम, ठीक है। तब आपको क्या देखना है? 10 prism cannot contain, तब ब्रिज एटम जो होगा, आप ऐसे देख रहे हैं, ये ब्रिज एटम है। यहाँ कार्बन एटम की संख्या देखो, 1 2, ये ब्रिज है दोनों, ये पोजीशन ब्रिज है। बाइसाइक्लो में ब्रिज बताए हैं, स्पाइरो में ब्रिज बताए हैं, अब तो बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ से दोनों रिंग जुट रहा वो पोजीशन ब्रिज एटम है, ये ब्रिज एटम है। और ये जो ब्रिज एटम है, ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, इस ब्रिज एटम के पास फ्री रेडिकल, प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड संभव नहीं है, यानी यह पूल टूट जाएगा अगर टोटल कार्बन एटम की संख्या कितना 8 या 8 से कम है। तो देखो कितना संख्या हो गया यहाँ पर, अगर तुम ध्यान से देखना चाहोगे तो 6 तो रिंग दिख रहा है और 1 ये, यहाँ कार्बन एटम की संख्या कितना है? 7 है। यहाँ लागू होगा, क्या लागू होगा? इस पोजीशन पर फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 या 8 से कम है, किस में? रिंग में। ये किस में कंडीशन है? रिंग में। देन ब्रिज एटम कैन नॉट कंटेन कौन? फ्री रेडिकल, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये ब्रिज एटम रख नहीं सकता है। समझ रहे बात को? यानी तुमको लग रहा है तुमको आ रहा है, लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बताओ। यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दी, हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है कि नहीं है? ये पोजीशन ब्रिज है, इस ब्रिज के पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कभी नहीं मूव करेगा। पर यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो मूव कर सकता नहीं, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये नहीं मूव करेगा क्योंकि ये ब्रिज पोजीशन है। ये क्या है? ब्रिज एटम है, ये ब्रिज एटम है। और टोटल कार्बन एटम की संख्या यहाँ पर 5 हो गई। ये ब्रिज वाला तो कभी नहीं हिलेगा, और ये तो ब्रिज नहीं ना है, ये तो जा सकता है ना, ये तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल, है ना? थोड़ा बत्ती जलाए रखो। हम ब्रिज एटम के लिए कहानी बोल रहे हैं, ये नहीं कि सब जगह लगा देना, इसीलिए तुम फंस गए, है ना? जैसे अभी थोड़ा देर पहले तुम देखे क्या कि हम इसके पोजीशन को लॉक किए थे, ये पोजीशन, यहाँ प्लस चार्ज दे देते, पोजीशन लॉक नहीं करते। तब आप आपसे पूछते यहाँ भी तो 2 हाइड्रोजन है ना बाबू, यहाँ पर जब ये कार्बोकेटायन है तो ये पोजीशन अल्फा और अल्फा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है कि नहीं है? और जब ये 2 हाइड्रोजन है, ये तो हाइपर कंजुगेशन में भाग लेंगे। यहाँ टोटल कार्बन की संख्या 7 है ना? यह पोजीशन नहीं हिलेगा, यह हाइड्रोजन नहीं हिलेगा, और ये दोनों हाइड्रोजन तो भाग लेगा कि नहीं लेगा? तब तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, और 2 पॉसिबल है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन यहाँ कितना हो जाएगा? क्लियर है ना? कहानी के साथ चलना है। किसके साथ चलना है? कहानी के साथ चलना है। अब देखो फिर तुम फंसोगे, अभी तुम गारंटी दे रहे हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखिए फंसाते हैं आप लोग को। वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? देखते जाना। ठीक है, देखो तुमको हम फंसाते हैं, फंसोगे तुम। अगर हम ऐसा दिए, हम आपको ऐसा दिए, आप बताओ ये फ्री रेडिकल भाग लेगा? तुम कहोगे नहीं सर, क्यों नहीं भाग लेगा? क्योंकि ब्रिज है, 4 2 6 कार्बन का ना ब्रिज है। रिंग में देखो कार्बन कितना है, रिंग में कार्बन कितना हो गया? 6, 4 इधर 2 इधर। और ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन अल्फा है, और ये कौन सा एटम दिख रहा है आपको? ब्रिज एटम। क्या ब्रिज एटम अपना हाइड्रोजन देगा? ये नहीं देगा। भाग होगा? हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है? यहाँ कहेंगे हाइपर कंजुगेशन नॉट पॉसिबल। और ये पोजीशन तो लॉक है,
क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? अगर आपसे यह पूछ दिया जाए, क्या बताओ कि ऐसे है और यहाँ पर प्लस चार्ज है या फ्री रेडिकल है, तो बताओ होगा? ये पोजीशन ब्रिज है। कैसे बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। ये पोजीशन क्या है? ब्रिज है। ये पोजीशन भी ब्रिज है। ये भी पॉसिबल नहीं। क्लियर? कहानी समझ में आ रहा है बात? क्या ठीक है? अब ये बताओ, ये पोजीशन ब्रिज है। डबल बॉन्ड के चलते हम लोग देखते, ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन अल्फा। यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन तो यही ब्रिज एटम पर है। ये पोजीशन क्या है? ब्रिज एटम है। तो ब्रिज एटम पर तो दिख रहा है कि हाइड्रोजन है, पर कहानी में देखो 6 एक साथ कार्बन न हुआ, और जहाँ 7 कार्बन होगा तो ब्रिज एटम भाग लेगा क्या? नहीं लेगा। यानी ब्रिज एटम हाइपर कंजुगेशन में भाग नहीं लेगा। भाग लेता तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अगर टोटल कार्बन एटम की संख्या 8 या 8 से कम है तो ब्रिज के जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइपर कंजुगेशन में भाग नहीं लेंगे। पर ऐसा दे देता, और पोजीशन लॉक कर देता। अब बताओ, ये डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। यह हाइड्रोजन है। ये पोजीशन 1 2 3 4 पोजीशन क्या है? लॉक है। पोजीशन लॉक है। अब यहाँ तो हाइड्रोजन है ना, अब ये तो भाग लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन एटम की संख्या है 6 4 10 है, यहाँ वो रूल लागू नहीं होगा। अगर ये हाइपर कंजुगेशन में भाग ले भी लिया ना, इसको हाइब्रिडाइजेशन sp2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा वो भी देख लो तुम। अगर ये हाइपर कंजुगेशन में भाग ले लिया तो बॉन्ड हटाना पड़ेगा, इससे नो बॉन्ड रेजोनेंस करना होगा, और जैसे ही बॉन्ड हटेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये टहलेगा 1 2 3, जैसे ही वो टहला 1 2 3, वन टू थ्री टहला। ये बताओ इस पर कैसा बॉन्ड आया? डबल बॉन्ड। और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, इसके चलते इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। इसकी डबल बॉन्ड के चलते हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। अब इस sp2 के चलते ऊपर में लिख देते हैं। पहले से देखो, ये पहले से ही ट्रायगोनल प्लेनर दिख रहा होगा तुमको। पहले से ही क्या दिख रहा है? ये ट्रायगोनल प्लेनर दिख रहा है। इसको ऊपर में बनाया है ना? पहले से ही तो ट्रायगोनल प्लेनर दिख रहा है। आपको दिखाने के पहले से ही क्या दिख रहा है? ये ट्रायगोनल प्लेनर दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तब तो आराम से इसको कहीं दिक्कत हो रहा है डबल बॉन्ड लाने में, तब यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। और पूछेंगे कितना हाइपर कंजुगेशन होगा, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 1 1 प्लस। क्लियर? डाउट कहीं पर? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फंस जाएंगे हम लोग। तो आराम से धीरे धीरे एक एक करके केस हम लोग को चेक करना है। प्रैक्टिस के लिए बताएं कहाँ से प्रैक्टिस हम लोग को करते रहना चाहिए। ठीक है, चला जाए। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये सब हम लोग चेक कर चुके हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। फर्स्ट पोजीशन में हम लोग देखते हैं बहुत सा एप्लीकेशन, तो उसमें पहला एप्लीकेशन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डबल बॉन्ड। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन।
नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ये भी तो रेजोनेंस है, रेजोनेंस में जैसे रेजोनेंस एनर्जी हुआ था, यहाँ जो एनर्जी होगा उसको कहेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। देखिए हाइपर कंजुगेशन का नाम क्या होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस में जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या कहेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी। ये भी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन पर। और ये जो नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी है ये कैसा नेचर का होगा, एक्सोथर्मिक। एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। किस नेचर का होगा, एक्सोथर्मिक। तो H निगेटिव, क्लियर है। और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन को तो खूब अच्छे ढंग से जान चुके हो, n+1। n क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। n क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत वाली बात, यानी हम कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का। जितना ज़्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। और नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन दोनों प्रोपोर्शनल किसके हैं, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन के। और हाइपर कंजुगेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन। किस पर डिपेंड कर रहा है, अल्फा हाइड्रोजन पर। कोई दिक्कत वाली बात है कहीं पर, इस कहानी को खूब अच्छे ढंग से समझ। और एक बात और, जब हम लोग डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो डबल बॉन्ड में जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह से होता है और उसमें जब हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनेशन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन हाइड्रोजन में जो एनर्जी रिलीज होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, डेल्टा H निगेटिव होता है। इसे कहते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। और इससे भी हमें स्टेबिलिटी का पता चलता है, जो जितना लेस स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब वो ज़्यादा एनर्जी रखा था। एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगा। यानी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर खूब ज़्यादा है तो उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी क्या है, कम है। इस पर हम लोग को चर्चा करना, इसी तीनों पर अभी हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। कहानी आपको आराम से समझ में आएगा कि एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन में सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन में। हाइपर कंजुगेशन का दूसरा नाम क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता था, रेजोनेंस एनर्जी वहां निकलता था, मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करता था। उसी तरह यहां होगा नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, ये मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ये भी प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। यहां तक में तो कोई डाउट दुराई है नहीं। आगे की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। पढ़ा जाए। ये दोनों मॉलिक्यूल्स पर कहानी को हम लोग लेके आते हैं। जरा देखो बाबू, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 0। अब ये हमें बताओ, हाइपर कंजुगेशन 0+1, कोई भी हाइपर कंजुगेशन एक ही स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन कितने हो जाएंगे, 3+1 4 हो जाएंगे। क्लियर है। तो कहाँ हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा हुआ, यहाँ पर। अब इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग 1 माने और इसको क्या मान लिए, 2। अल्फा हाइड्रोजन तो साफ सुथरा अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अब ये बताओ, स्टेबिलिटी के लिहाज से जब तुम स्टेबिलिटी चेक करते हो
स्टेबिलिटी के लिहाज से कौन ज़्यादा स्टेबल, पहला कि दूसरा? स्टेबिलिटी के लिहाज से कौन ज़्यादा स्टेबल है? दूसरा। नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी के लिहाज से, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी के लिहाज से अगर पूछा कि नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, तो हम लोग कहेंगे दूसरे का। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा। पर अब यहाँ पूछा इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, अगर दोनों में हाइड्रोजन जोड़ें, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज़्यादा, तो हम लोग बोलेंगे कि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वह पहले का ज़्यादा। क्यों पहले का ज़्यादा? तो पहला ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, पहला ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा दोनों में अगर हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो। देख लो ध्यान से, ये लेस स्टेबल है और ये बगल वाला जो है वो मोर स्टेबल है, और दोनों में हमें जोड़ना क्या है? हाइड्रोजन ही जोड़ना है। तो हाइड्रोजन जब जोड़ेंगे ये भी एक्सोथर्मिक, ये भी क्या हो जाएगा? है ना। पर जब पहला जो होगा ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। मान लो इसका हीट x किलो जूल निकल रहा है पर मोल, उसका हीट y किलो जूल पर मोल निकल रहा है, तो x ज़्यादा होगा, x क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेशन, यानी जिसका हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा उसका इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? कम होगा। इसलिए सीधा ये बात रखना कि जब भी स्टेबिलिटी में ऐसा आए तो आराम से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। क्लियर है? यानी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जस्ट इन्वर्सली होगा, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, वहाँ पर उतना ही कम एनर्जी निकलेगा जब हम हाइड्रोजन को जोड़ रहे होंगे। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? वहाँ पर कमेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक में कोई डाउट वाली बात, कन्फ्यूजन कहीं पर पूछे तो बता दोगे? चलिए रेडी, देखिएगा ध्यान से, दिख नहीं, अब थोड़ा सा दिख नहीं। आ गया होगा पूरा। अब बताओ, खाली स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी से ही पता चल जाएगा नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी कहाँ है। ये 3 मॉलिक्यूल्स में स्टेबिलिटी बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर स्टेबिलिटी बताओ। आराम से बढ़ते चलो, बताते चलो कहाँ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और क्यों है। ये 3 मॉलिक्यूल्स फिर हमने आपको दिया, यहाँ बताइए कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। यहाँ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है?
अब इस पे पहले डिस्कस 1 2 3 स्ट्रक्चर हमारा 1 हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारा 2 हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारा 3 हो गया, यहाँ भी ये स्ट्रक्चर हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारा 1 हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारा 2 हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारा 3 हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारा 1 हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारा 2 हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारा 3। अगर आप देखिए तो आप कहेगा सर यहाँ पर तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। आप कहेंगे सर देखिए यहाँ पर ये जब डबल बॉन्ड देख रहे थे, यहाँ हमारे पास 2 का 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ हमारे पास 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ क्या है 3, यहाँ 6 है। और जब यहाँ हम लोग देख रहे थे तो यहाँ 3 अल्फा यहाँ हो गए, 3 अल्फा यहाँ हो गए, 3 अल्फा यहाँ हो गए। यहाँ जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो पहला से ज़्यादा स्टेबल दूसरे का, दूसरे से ज़्यादा स्टेबल तीसरे का। तो हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल सेकेंड है और सेकेंड से ज़्यादा स्टेबल थर्ड है। डाउट है कहीं पर? अब देखो यह जब डबल बॉन्ड तुम देख रहे होते हो, इस डबल बॉन्ड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा है, यहाँ 7 अल्फा हाइड्रोजन है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड है, 2 अल्फा है और 1 अल्फा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तुम आराम से देखो ये डबल बॉन्ड है, 2 अल्फा है, 2 अल्फा है, 4 अल्फा है, यहाँ 3 अल्फा है, यहाँ 7 है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो फर्स्ट के बाद कौन जाएगा? थर्ड, और थर्ड के बाद कौन जाएगा? सेकेंड। तब इस तरह से चेक करना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात। अब इसमें देखो तुम्हें दिखेगा कि आराम से ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ भी कितना दिख रहा है? 2, यहाँ भी अल्फा 2 2 4 हो गया, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 2 यहाँ 2 यहाँ। और जब ये डबल बॉन्ड देख रहे थे, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ पर भी कितने हैं? 2, यहाँ भी 2 2, यहाँ 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 7। यहाँ जरा देखिए ये डबल बॉन्ड जब दिख रहा है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3। यहाँ हो गए हमारे पास 7, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले हो जाएगा सेकेंड, सेकेंड के बाद हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद हो जाएगा थर्ड। इसमें कोई दुराई वाली बात? अच्छा, अब ये देखो ध्यान से, ये जो डबल बॉन्ड तुम दिख रहे हो, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, ये CH3 है जी, CH3 है, CH3 है, CH3, 3 3 3 3, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर जब तुम देख रहे हो ये डबल बॉन्ड, यहाँ 3 यहाँ 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ तुम जब देख रहे हो डबल बॉन्ड तो यहाँ 2 ही है, 0 नहीं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ 1 से ज़्यादा 2, 2 से ज़्यादा 3। ऑर्डर सजाने में दिक्कत नहीं होगा कहीं पर? क्लियर है? तो कहानी कैसे जोड़ेंगे? और जिधर हमारा, सुनो ध्यान से, जहाँ हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा वहाँ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगा, जहाँ हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा वहाँ नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। पर पूछता इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, कौन ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा? तो जो लेस स्टेबल होगा। तो लेस स्टेबल कौन है? यहाँ पर ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तब ये ऑर्डर किसी तरह से भी घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है? उस पर भी हम लोग लाएंगे। पहले कुछ और स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड पर चर्चा कर ले। स्टेबिलिटी ऑफ किसका देख रहे हैं हम लोग? डबल बॉन्ड का। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ DB, डबल बॉन्ड। बढ़े आगे, हमको ये समझाओ, देखो डबल बॉन्ड हम यहाँ दे दिए, डबल बॉन्ड हम यहाँ दे दिए, डबल बॉन्ड यहाँ दे दिए। अब बताना है कि कहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस हमने दे दिया, ये CH3 है, ये CH3 है,
डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ दे दिए। डबल बॉन्ड यहाँ दे दिए, कोई दिक्कत? जरा देखो, यहाँ दे दिए। ऐसे डबल बॉन्ड दे दिए, ऐसे डबल बॉन्ड दे दिए, ऐसे डबल बॉन्ड दे दिए। ठीक है, तीनों में बनाया जाए फटाफट। स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी होगा वही ऑर्डर होगा नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी का। इसे हम लोग मान लो 1, इसे मान लो 2, इसे मान लो 3, इसे मान लो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया क्या? चलो फटाफट बताओ 1 2 3 में स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड क्या होगा? वन का सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, यहाँ 2 अल्फा, पता चल रहा है ना, 2 बॉन्ड है तो 2 अल्फा, 2 अल्फा, 2 अल्फा, यहाँ 8 अल्फा हाइड्रोजन है। ये बात तो एकदम देखते के साथ पता चल जाएगा कि 2 बॉन्ड है तो बचा 2 हाइड्रोजन। और ये जो डबल बॉन्ड देखे, यहाँ 2 अल्फा, देखो यहाँ 3 बॉन्ड है, इसलिए 1 अल्फा होगा यहाँ पर। कितने अल्फा होंगे? और यहाँ 2 अल्फा, कितने अल्फा हो गए? 5 अल्फा। ठीक है ना, बॉन्ड गिनो। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यहाँ तो 4 अल्फा हो गए। तो सबसे स्टेबल कौन हो गया? पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 1 2 3 स्टेबिलिटी में क्या लिखेंगे? 1 2। कन्फ्यूजन वाली बात क्लियर है? तो अब यहाँ देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ तो 3 3 दिख ही रहा था, और 3 3 के साथ यहाँ 2 2 10 हो गए। नहीं, 3 3 6, 2 2 4 10। ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा था, यहाँ एक ही है, देखो ना, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, 3 हो गया। यहाँ जब हम लोग देख रहे थे, यहाँ भी 1, क्योंकि 3 बॉन्ड तो पूरा ही है, तो बचा क्या? 1। यहाँ भी 3 बॉन्ड पूरा है, तो बचा क्या? 1। यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 10 अल्फा हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? 1 2। कोई कंफ्यूजन वाली बात हो रही है? आराम से देखो, जब ये डबल बॉन्ड देख रहे थे, ये पोजीशन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन थे? 1। जब यह डबल बॉन्ड देख रहे थे, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ तो 7 अल्फा हाइड्रोजन है। बॉन्ड देखने में दिक्कत नहीं होगा। 1 बॉन्ड पूरा है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड पूरा है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड पूरा है तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर जब देख रहे थे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे स्टेबल इसमें कौन हो गया? सेकेंड। सेकेंड के बाद कौन हो गया? थर्ड। थर्ड के बाद कौन हो गया? फर्स्ट। क्या कंफ्यूजन है? आराम से कहानी बनेगा कि नहीं बनेगा? ये स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड है। अब थोड़ा सा इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन और इंथैल्पी ऑफ कंबंशन की कहानी समझे। कंबंशन होता है जला के राख कर देना, धुइयां धुइयां उड़ा देना। इंथैल्पी ऑफ कंबंशन, इंथैल्पी ऑफ कंबंशन। कंबंशन का मतलब होता है जला के राख कर देना। जैसे मीथेन का कंबंशन करेंगे तो क्या होगा? जितना कार्बन होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कंबंशन मतलब क्या? जला के राख कर देना, धुइयां धुइयां उड़ा देना। एक कार्बन रहेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और जितना हाइड्रोजन रहेगा उसका हाफ क्या निकाल दोगे? H2O। ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4। ये भी इंथैल्पी ऑफ कंबंशन एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। जो इंथैल्पी ऑफ कंबंशन होता है, ध्यान से सुनिएगा, इंथैल्पी ऑफ कंबंशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये क्यों क्या है सर? भैया ये बताओ, 1 किलो कोयला ज़्यादा हीट देगा कि 2 किलो कोयला ज़्यादा हीट देगा?
स्वाभाविक है, 2 किलो कोयला ज़्यादा हीट देगा, जो जितना ज़्यादा लेंगे क्वांटिटी में उतने ज़्यादा हमको हीट प्रोड्यूस होगा। इसलिए नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से कंबंशन क्या होता है, बढ़ता है। यानी कंबंशन पहले किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम पर। जैसे हम अल्केन का कंबंशन किए उसी तरह अल्कीन का भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया C2H4, ये अल्कीन है, कहा कि इसका कंबंशन लिखिए, तो जला के राख कीजिए, जितना कार्बन है उसको धुइयाँ उड़ा दीजिए। कितना कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन का धुइयाँ उड़ा दिए। हाइड्रोजन कितना है, 4, तो क्या लिखेंगे, 2H2O। ऑक्सीजन बताओ कितना हो गया यहाँ, 4 2 6, तो क्या हम 3O2 लिख दें कि नहीं लिख दें। यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ कंबंशन स्टैंडर्ड पोजीशन पर देखेंगे तो नॉट लिख देंगे। क्लियर है। तो अगर आपसे कभी पूछा कि सर यह बताइए यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, सुनो ध्यान से, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, इंथैल्पी ऑफ कंबंशन कहाँ ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा धुइयाँ छोड़ेगा। तो इंथैल्पी ऑफ कंबंशन जब देखेंगे तो हमको पता चलेगा इसका ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, जहाँ कार्बन, इंथैल्पी ऑफ कंबंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। इंथैल्पी ऑफ कंबंशन, जहाँ कार्बन ज़्यादा होगा वहाँ पर इंथैल्पी ऑफ कंबंशन ज़्यादा होगा। ये बात समझ रहे हैं। अगर यहाँ दे देता सर अच्छा ये बताइए यहाँ 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, यहाँ 4 है, तो कहाँ इंथैल्पी ऑफ कंबंशन ज़्यादा होगा, यहाँ 4 होगा। पर जहाँ कार्बन एटम सेम हो जाए तब क्या करेंगे। एक केस तो वहाँ जहाँ कार्बन एटम सेम नहीं है तो सीधा बोल रहे हैं भैया जिसके पास कार्बन एटम ज़्यादा होगा उसका इंथैल्पी ऑफ कंबंशन ज़्यादा होगा। पर अगर कार्बन एटम सेम हो गया तब क्या करेंगे, इफ carbon atoms are same in alkene, अगर कार्बन एटम सेम हो गया अल्कीन में तब स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा। देन स्टेबिलिटी decide the enthalpy of combustion, enthalpy of combustion। वैसे केस में जहाँ पर कार्बन एटम सेम हो जाए एल्कीन में वहाँ पर कौन डिसाइड करेगा, स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा। जैसे देखो यहाँ पर तुम देख रहे हो ब्यूटूइन है, ये क्या है, ब्यूटूइन है। अब इसको भी जला के राख करना है, धुइयाँ उड़वाना है। ये भी ब्यूटवनीन है, ये क्या है, ब्यूटवनीन है। दोनों को जलाएंगे और हमसे पूछेंगे किससे ज़्यादा बढ़िया हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। दोनों को जलाएंगे किससे ज़्यादा बढ़िया हीट प्रोड्यूस होगा। इसका फॉर्मूला तो जान रहे हो ना, C4H8 है। दोनों को क्या लिखेंगे, C4H8। क्लियर है। तो अगर हम इसका रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन दोनों में एक ही जैसा होगा। 4 कार्बन है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगा। कितना कार्बन डाइऑक्साइड उड़ेगा, 4। हाइड्रोजन जितना उसका हाफ वाटर निकल जाएगा, 8 2 10। अब इसका इंथैल्पी ऑफ कंबंशन हमें निकालना है, इंथैल्पी ऑफ कंबंशन हमें निकालना है। अब जब ये देखोगे ये ब्यूटूइन है, ये ब्यूटवनीन है। अब ऐसे केस में देखो ध्यान से, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6। यहाँ कितने हैं भैया, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कौन ज़्यादा स्टेबल है, या जो ज़्यादा स्टेबल वो कम हीट प्रोड्यूस करेगा। यानी इंथैल्पी ऑफ कंबंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेशन, है ना। कौन कम हीट प्रोड्यूस करेगा, यहाँ इंथैल्पी ऑफ कंबंशन किसका ज़्यादा होगा, ब्यूटवनीन का। इंथैल्पी ऑफ कंबंशन किसका ज़्यादा होगा, ब्यूटवनीन का, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ कंबंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंथैल्पी ऑफ कंबंशन क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड। क्या आप लिख सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। वही जो हाइड्रोजनेशन में हुआ था, हाइड्रोजनेशन में भी तो यही चीज़ हुआ था। हाइड्रोजनेशन में भी क्या हुआ था, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी यही चीज़ हुआ था।
तो पहले क्या देखना है कन्वेंशन में, कार्बन एटम की संख्या क्या है। अगर कार्बन एटम की संख्या डिसऑर्डर में है, कहीं ज़्यादा कार्बन है कहीं कम है, तब तो जिसका ज़्यादा कार्बन होगा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि जब जला के राख करेंगे, धुइयाँ धुइयाँ उड़ाएंगे, तो कार्बन देखेंगे, जहाँ ज़्यादा कार्बन होगा ज़्यादा हीट हमको प्रोड्यूस करेगा। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कभी भी कार्बन पर नहीं डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड। अंतर समझ रहे हो ना, स्टेबिलिटी ऑफ डीबी। चलिए इस दोनों पर दो चार केस कर लेते हैं, तब आराम से कहानी क्लियर हो जाएगा। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ेगा, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन घटेगा। कोई दिक्कत? 4 है, 8 यहाँ कर देंगे। चार है, हो जाएगा 4:8, 4 12 सजा देंगे। कितना लग जाएगा? 6 ना, बैलेंस कर लेंगे हम, है ना, कोई दिक्कत वाली बात? बैलेंस कर लेंगे इसको। अब इस मॉलिक्यूल्स को पहले डिस्कस, पहले देखो ध्यान से देख लिया जाए क्या क्या है। यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेशन अगर यहाँ देखें 0+1, हाइपर कंजुगेशन यहाँ देखें 3+1। अब क्या क्या है, पहला चीज देखा जाए स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, किसका डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा? पहले से ज़्यादा दूसरे का। नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा हो जाएगा भैया? जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उसका नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगा। पर अब देखो कार्बन एटम की संख्या अलग अलग है, तो इंथैल्पी ऑफ कन्वेंशन अगर देखना चाहोगे, इंथैल्पी ऑफ कन्वेंशन देखना चाहोगे, जला कर राख करना चाहोगे, धुइयाँ धुइयाँ उड़ाना चाहोगे, तो क्या दिखेगा? पहला से ज़्यादा धुइयाँ दूसरा उड़ाएगा। पर हाइड्रोजन जोड़ के हीट निकालना चाहोगे, इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन देखना चाहोगे, कौन ज़्यादा हीट देगा? फर्स्ट ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देगा सेकेंड से। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? आराम से देख रहे हैं कि नहीं? अब बता सकते हैं कि नहीं कैसे क्या होगा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं हम लोग। अगर ऐसा आ गया कि कार्बन एटम सेम कर दिया, ये वाला केस कर दिया, कार्बन एटम सेम कर दिया, अभी तुरंत किए हैं, फिर से देख लो। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है भैया? 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2। कोई दिक्कत? अगर हम देखें इसको स्ट्रक्चर 1 कर ले, इसको स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर लें? 2 कर लें। स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड देखना चाहें, बताओ, जहां हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा पहला का, ठीक है, दोनों जगह कार्बन एटम की संख्या क्या है? सेम। यहाँ भी कार्बन एटम की संख्या 4 है, यहाँ भी कार्बन एटम की संख्या 4 है। नाम भी तो लिख सकते हो, ब्यूटूइन, और इसको क्या लिख सकते हो? ब्यूट-1इन। ठीक है, यहाँ भी 4। तो अब स्टेबिलिटी किसका दिख रहा है आपको? पहले का ज़्यादा दिख रहा नहीं, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है। नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी,
नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा हो जाएगा? पहले का ज़्यादा हो जाएगा दूसरे से। अब ये बताओ एंथैल्पी ऑफ कंबंशन किसका ज़्यादा हो जाएगा? कार्बन तो सेम है, स्टेबिलिटी जिसका कम होगा वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो भैया कौन ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा? दूसरा, क्योंकि स्टेबिलिटी कम है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन से ज़्यादा कौन ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा? क्लियर है? कंफ्यूजन कहीं पर? तो अगर आपके सामने यह क्वेश्चन पूछ दिया, क्या बताइए, सेम कहानी कर, यहाँ डबल बॉन्ड दे दें, यहाँ डबल बॉन्ड दे दें। पहले स्टेबिलिटी ये इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो। पहला में स्टेबिलिटी डिस्कस कर दो हमको, दूसरे में हमको नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी बता दो, तीसरे में हमको एंथैल्पी ऑफ कंबंशन बता दो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बता दो। स्टेबिलिटी पहले देखो, कार्बन एटम की संख्या सेम है कि अलग अलग? यहाँ भी 10 कार्बन, यहाँ भी 10 कार्बन, ये तो समझ में आ गया। ये बात भी तुमको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। अब अल्फा हाइड्रोजन जोड़ो। अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ? यहाँ है आपको 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 2 2 4, जोड़ने तो आ गया। स्टेबिलिटी तो पहले का ज़्यादा, नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी भी पहले का ज़्यादा, जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा। कंबंशन, कार्बन तो सेम है, तब तो कंबंशन स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, जिसका स्टेबिलिटी कम उसका कंबंशन ज़्यादा। हाइड्रोजनेशन भी उसी पर डिपेंड करेगा, जिसका स्टेबिलिटी कम उसका। क्लियर? कंफ्यूजन कहीं पर, डाउट है कहीं पर? समझ रहे हैं? ऊपर जा रहा है, क्लियर है ना? ऊपर ऊपर जा रहा है, बढ़े आगे, पक्का? यानी आपको आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना? 3 दे देते हैं, ऐसा रहता। ऐसा रहता, ऐसा रहता। अब ये बताओ हमको, हमें स्टेबिलिटी डिस्कस करना है। 1 2 3 दिया हुआ है, हमें नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी डिस्कस करना है, हमें एंथैल्पी ऑफ कंबंशन डिस्कस करना है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन डिस्कस करना है। यहाँ कितना अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? सेकेंड, स्टेबिलिटी 2 का, फिर 1 का, फिर 3। नो बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी भी यही हो जाएगा। कार्बन एटम सेम है नहीं? 7 कार्बन एटम सेम है, तब तो कंबंशन कहाँ हो जाएगा सबसे ज़्यादा? जो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल कौन हो जाएगा? कंबंशन सबसे ज़्यादा थर्ड में, तब फर्स्ट में, तब
और वही हो जाएगा हाइड्रोजनेशन। क्या ऐसा बना सकते हैं कि नहीं? ये सब एप्लीकेशन नहीं हुआ, ये छोटा छोटा एप्लीकेशन हुआ। अब बताएंगे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है, कैसे मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, CCF3 ग्रुप आ जाए या CCl3 ग्रुप आ जाए, कैसे वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है। ये कहानी हम लोग सीखेंगे कल, यानी एप्लीकेशन कल भी जारी रहेगा किसका? हाइपर कंजुगेशन। आज के लिए इतने, बाकी कहानी ठीक है। सब कुछ परफेक्टली जा रहा था, देख लो तो।